कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। हमारे साथ आज स्टूडियो में आलोक मेहता जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र प्राशद। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीति की दुनिया से खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त जिस खबर की सबसे ज्यादा सुर्खियां बन रही हैं वो है राज्यसभा का चुनाव का नतीजा। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा, इन तीन राज्यों से मुख्य तौर पर जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि बाकी जगह तो लगभग हो गया निर्विरोध चुनाव। यहां पर अब जो खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हो गए बागी। तीनों ही राज्यों से ऐसी खबरें हमारे पास हैं। सबसे बड़ा डेंट लग रहा है बिहार के अंदर, जहां पर पांचों उम्मीदवार अब भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। इसकी लगभग अब औपचारिकता ही इसकी बाकी है कि ऐलान हो जाए उसका। और कांग्रेस पार्टी के 3 और 1 आरजेडी के विधायक ने वोट नहीं डाला। यह बड़ी खबर है। और ठीक ऐसे ही वहां आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा में 4 सीटों के लिए चुनाव होना था। यहां भी एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी ने दे दिया, बिहार की तरह और हरियाणा की तरह। और यहां भी कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने और 2 बीजेडी के विधायकों ने वोट नहीं डाला। और यहां तो और बुरी स्थिति कांग्रेस के लिए कि घोषणा करके उसके विधायकों ने कहा हम वोट नहीं देंगे। घोषणा करके, और वो भी एक मुस्लिम विधायक है, एक महिला। उन्होंने कहा कि हमको साइडलाइन किया गया इन चुनाव में, हम अपनी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। और वहां भी बहुत मुमकिन है कि चौथा कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का जीत जाए। हरियाणा का भी आपसे फीडबैक लेंगे। अब ये सब कुछ बार बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये सवाल होता है कि कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी क्यों नहीं बीजेपी वाला बागी हो जाता, कभी और पार्टी वाला क्यों नहीं टूट के कहीं चला जाता है? कांग्रेस के विधायक जो हैं वो ही सबसे सरल क्यों व्यक्ति दिखाई देता है तोड़ने के लिए, खास तौर पर राज्यसभा के इलेक्शन में। और ऐसे एक नहीं कई चुनाव हम लोग देख चुके हैं जहां पर कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ। अब ये लीडरशिप पर सवाल है या स्टेट यूनिट के ऊपर सवाल है, इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं पहले आपको सुनाता हूं रविशंकर प्रसाद का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं और वो बिहार कांग्रेस की परिस्थिति बयां कर रहे हैं। कर विरोधी रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को भी सुनना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। बिहार जैसे स्टेट में जहां अभी चुनाव हुआ, वहां तो सारी मशीनरी एक्टिव थी ना भाई। तो चुनाव के बाद एकदम सब कैसे ठप हो गए? जो जीत के आए, मेरे ख्याल से 6 ही जीत के आए थे, 6 कांग्रेस की जीत के आए। तो जो जीत के आए वो अभी 4 महीने में, 3 महीने में इतने वो अपनी पार्टी से विमुख हो गए कि आज वो वोट नहीं डाल रहे हैं पार्टी के लिए। तो आप सुनिए, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का हाल। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस के नेता राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। उनके पार्टी का विधायक का कोई नेता है क्या? कोई विप है क्या? कमाल के नेता, कमाल की पार्टी। कभी उनके पार्टी को एकजुट रखने का कोई मशीनरी है क्या? कोई चिंता है क्या? दिल्ली में खाली संसद में अनाप शनाप बकेंगे बिना वजह। मोदी जी आंख नहीं मिला पाएंगे। अरे भैया, अपनी पार्टी के लोगों से आंख मिलाना सीखो। अब पार्टी विधायक दल का नेता नहीं, विप नहीं, पार्टी में वहां कोई संगठन नहीं, और उसके बाद अभी चुनाव बीता और उसमें से 6 में से 3 विधायक जो हैं उन्होंने आज अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं डाला। बाकी हाल आपको, क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है नतीजों की, देवेंद्र बता देंगे कि आप क्या परिस्थितियां हैं बाकी सभी तीनों राज्यों में। आप बिहार की अगर बात कर लें तो पांचों सीटें एनडीए जीत चुकी है। लगभग वोटिंग खत्म हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। उसमें सौरभ, हैरानी तो ये है ही कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक, हालांकि कांग्रेस ये सेलिब्रेट भी कर सकती है कि 3 ही गए, जरूरत होती तो 6 भी जाते अगर एनडीए को जरूरत होती तो। उसमें दूसरी चीज है कि आरजेडी के एक मुस्लिम विधायक वो भी गैर हाजिर रहे, उन्होंने भी अपना फोन बंद रखा। तो अब फैसल रहमान नाम है उनका। अब आप सोचिए कि आरजेडी के मुस्लिम विधायक अगर महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप में कैसे बताता है कि आपका हाउस मैनेजमेंट कैसा था, कैसे आपने रीच आउट किया अपने लोगों के लिए, कैसे समझाने में आप नाकाम रहे। कैंडिडेट मूलतः वो आरजेडी के ही हैं, एडी सिंह, उनको बाकियों को सपोर्ट करना था, उस काम तक को वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ आप बीजेपी देखें कि बीजेपी ने एकदम इलेक्शन, बिहार जैसे स्टेट में जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आ रहे हैं, वहां के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए भी इलेक्शन ऑब्जर्वर भेज दिया गया। अच्छा। सोचिए कितनी विचित्र सी बात होती है कि ये इलेक्शन, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप ऑब्जर्वर अपना भेज दे रहे हो अपनी तरफ से।
उसमें मैसेज क्या रहता है कि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से या पार्टी के टॉप लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है, अब एक एक विधायक को और एक एक यूनिट को उसमें लग जाना है। क्योंकि उसमें एनडीए में एक बात ये हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जाए, नहीं जिताया जाए, या इनको देना ठीक है नहीं है, इस तरह की सुगबुगाहट कुछ चल रही थी। पार्टी के टॉप लीडरशिप ने तुरंत उस सुगबुगाहट को भांपा और सीधे सीधे सख्त शब्दों में कमांड गया बिहार इकाई को कि पांचों की पांचों सीटें एनडीए के पास आनी चाहिए। तो इस तरह का एक मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ का मैनेजमेंट आप देखें कि ये पहले से ये चर्चा चल रही थी ना कि कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी होगी। कांग्रेस कहीं नजर आई उसको रोकने के लिए, कोशिश करने के लिए राहुल गांधी ने बातचीत की हो, उन विधायकों से बातचीत करें कि भाई हमारे कैंडिडेट को ही आपको वोट करना है, कुछ नहीं। तो वहाँ पे फिर टूट फूट जहाँ किया कुछ वहाँ कौन सा बच गया? उड़ीसा और हरियाणा वालों को भेजा था रिजॉर्ट में? नहीं, हरियाणा वाला तो ठीक रहे। हाँ, हरियाणा में तो उड़ीसा वाले, हाँ, बट हरियाणा में बहुत दिक्कत। अच्छा, हरियाणा में बहुत दिक्कत इस लिहाज से नहीं होगी क्योंकि जो कैंडिडेट था वो हुड्डा का चुना हुआ नहीं था। अगर वो कैंडिडेट हुड्डा के चुने हुए होते हरियाणा में भी, तो वहाँ भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती, क्योंकि वो कैंडिडेट राहुल गांधी के सिलेक्शन है और किसी गुट में नहीं है। तो इसलिए हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी थी उसने वहाँ पे उनको बचा लिया। उसके लिए उन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं किया है, क्योंकि वो कैंडिडेट ऐसे आ गए जिसके चलते किसी गुट में वो थे नहीं, तो काम उनका निकल गया। उड़ीसा में उस काम को तो किया नहीं। उड़ीसा में तो कांग्रेस की ऐसी हालत रहती है सौरभ कि कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि हमारे लोगों में टारगेट सिर्फ ये रहता है कि किसी प्रकार से पीसीसी चीफ बन जाए, और पीसीसी चीफ बनने के बाद जो संसाधन वगैरह इकट्ठा करने जितना कर सकते हो कर ले, हो गया। अल्टीमेट टारगेट वही है। उसमें सरकार पार्टी सरकार बनाने के लिए आ जाए या उस तरह के लिए आ जाए, कोशिश करते ही नजर नहीं आते। देखिए आज फिर खबर ये कि कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस टूट गई। सर मैं देख रहा हूं, अच्छा एक चीज और बता दूं बस, बिहार में तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव जो हैं उनको अगर खतरा न लगा होता तो उनका भी मन था राज्यसभा ही जाने का, लेकिन उनको पूरा डाउट था कि ये सीट पूरा, और अगर वो लड़े होते तो और ज्यादा हरे होते और ज्यादा विधायक फिर गायब रहते, क्योंकि उनको हराने के लिए तो फिर इंडिया और ज्यादा ताकत लगाता। सर मैं देख रहा हूं कुछ लोग मॉरलिस्टिक एक स्टैंड ले रहे हैं कि जैसे बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं अतिरिक्त उम्मीदवार दे दिया गया, या और राज्यों के अंदर तमिलनाडु में, असम में क्यों नहीं दिया गया। तो ये तो सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए ना कि आप तोड़फोड़ की नीयत से क्यों अतिरिक्त उम्मीदवार देते हैं, इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? देखिए बीजेपी से सवाल, मतलब आप और हम जैसे पत्रकार के नाते आप सवाल करें, लेकिन इसमें तोड़फोड़ यदि पुराना बैकग्राउंड मुझे याद है, जब लोग अंदर से खास करके राहुल गांधी के आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ा। पहले भी ऐसा होता था, कांग्रेस के लोग यदि बेचैन महसूस करते तो इतनी गुटबाजी होती थी। मतलब कुछ राज्यों में चीफ मिनिस्टर पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ मतलब 40 कैंडिडेट खड़ा कर देते थे असेंबली इलेक्शन में। अच्छा, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, नाम भी अब तो वो आ गए। तो उतना विरोध लोग अंदर जो पनपता है, जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, ऊपर से आप कह देंगे भाई इनको ही आपको करना है, और वो मुख्यमंत्री अलग पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ है। आप हरियाणा में भी तो देखिए ना, हरियाणा में हुड्डा जी या उनके खिलाफ अभी इस समय जैसे कह रहे हैं ठीक है वो है। तो कांग्रेस में जो अपना आप घर नहीं संभाल सकते, कहिए कि बीजेपी को हम सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं आप क्यों ले रहे हैं। आप चाहे असम हो चाहे बंगाल, जहाँ से कांग्रेस के कितने लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में शरद पवार, भाई वो कांग्रेस ने अपना, वो तो अंतिम समय तक नहीं मूड में थे, लगेगा शरद पवार के नाम पर लगता चलिए बुजुर्ग है। शरद पवार तो देखिए मोदी से मिलने जाते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई इनकी नहीं करने को कर सकते थे तंग, लेकिन सोचा गया कि ठीक है यदि उनके आपस में उन्होंने समझौता कर लिया, वरना महाराष्ट्र भी उनको शरद पवार नहीं होते तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपना घर ठीक नहीं रखें और मैं कहूँ नहीं जी ये गड़बड़ है, मेरा अभी भी यही मानना है कि अच्छा वो सौदे वाली यदि बात होती तो मैं नाम गिना, सुरेश पचौरी वॉज वेरी प्रोमिनेंट फ्रॉम गांधी फैमिली। वो आए, आज तक उनको कोई पद मिला है क्या, कोई लोभ मिला है, पैसा मिला है, मतलब कोई भी दिखा दे, मतलब यदि वो कहे, मैं तो उनको भी इस तरह जानता हूँ। ऐसे कुछ नाम, कई ऐसे नाम हैं। जितेंद्र प्रसाद आ गए थे उस समय, तो वो कोई पैसा लेके आ गए थे क्या? उनको चलिए वो तो बहुत बाद में जा कर के आ गए, मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको कुछ दे ही दिया जाता है ऐसा। इसलिए मेरा मानना है कि अंदर राहुल से जो नाराजगी है उसी का नतीजा। मैंने फोन करते ना भाई, ऐसे दलित लोगों ने मुझे बात वो करते थे, कहते साहब देखिए कुछ क्या हालत हो रहा है, ये हो रहा, पूरा जैसे कहते हैं विस्फोट की तरह से बताते रहे इस चुनाव, बिहार के चुनाव से पहले भी। तो अंदर से लोग जो ऑफिस बेरर रहे हैं, जो इतने लायल रहे हैं, जो पार्टी के लिए पैसा ला करके देते हैं, ऐसे लोग भी, चूंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई बात ही नहीं करने को तैयार होता है, तो मुझे लगता है कि हम दूसरे को खाली कहें कि साहब ये मेरे घर में झगड़ा पैदा करा रहा है,
आप अपने घर में बर्तन ठीक से नहीं मतलब रखेंगे और कुछ करेंगे टूटेंगे उसके बाद, तो इसके और लिए ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मतलब अजीबोगरीब बात है कि दोनों, जैसे उड़ीसा में भी कांग्रेस की एक विधायक जो है मुसलमान है, यहाँ आरजेडी के विधायक एक मुसलमान है, सीधे आप बीजेपी को फायदा वो पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। और बिहार में कैंडिडेट जो था, जो पांचवा कैंडिडेट था, वो आरजेडी का कैंडिडेट था, तो ये कुछ बीजेपी कांग्रेस और आरजेडी की खींचतान भी दिख रही है इसमें। सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। जब चुनाव के बाद यहाँ पे समीक्षा बैठक कांग्रेस कर रही थी और जिस तरीके से गाली गलौच मारपीट आपस में हुए, उस बैठक में राहुल गांधी के रहते हुए, जिस पार्टी के अध्यक्ष कहिए राहुल गांधी को सर्वे सर्वा गए, अध्यक्ष तो नहीं बोलेंगे कि प्रत्याशी रूप से तो अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वे सर्वा होते उन्हें यही नहीं पता है कि बिहार में हमारे कितने विधायक जीत कर आए, और वो पूछ रहे हैं कि भाई सबको बुला लीजिए, उनका वो था। तो जब आप इतने सीरियस नेता हैं और आपको पता नहीं है कि हमारा कौन सा है, तो बिहार में यदि तेजस्वी ने ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कांग्रेस के लोग मुझे देंगे, जब वो एमआईएम को साथ ले आए तो कांग्रेस की तो उम्मीद कर ही रहे होंगे। नहीं कर सकते ना। कांग्रेस ने जितना अपमानित हुआ बिहार के चुनाव में, उस अपमान को वहां के लोकल लीडर नहीं भूल सकते। कांग्रेस अपमानित हुई, हाँ, बहुत ज्यादा अपमानित हुई है। और जैसे अभी देवेंद्र जी ने बोला कि यदि तेजस्वी खड़े होते तो बड़ी जीत होती, मुझे तो लग रहा है कि आरजेडी में भी बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो तेजस्वी के साथ नहीं जाते। अभी वहां ऑप्शन खोजा जा रहा है। कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे उड़ीसा में ले लीजिए, चाहे बिहार में ले लीजिए, और मैं कहूंगा कि जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं चाहे केरला में, कि मुझे कहीं दूसरा ऑप्शन मिले कि मैं दूसरे पार्टी में जाकर सर्वाइव कर लूं। तो छोड़ देंगे बहुत लोग छोड़ लेंगे। हम, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी शायद कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए इन विधायकों को छोड़ दिया, नहीं तो चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से वो लेते, शपथ लेते जो विधानसभा के अंदर, क्योंकि उन लोग तो फर्स्ट डे से डिसाइड कर लिया था कि हमारा तो कुछ नहीं है। जब एक रीजनल पार्टी से हम क्या कहिएगा समझौता करें और हमारे नेता के सामने इस तरह से जलील होना पड़े, बड़े नेता बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप उसको जलील कर रहे हैं और कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे, तो चुनाव के समय क्या हुआ था। तो ये इसके नतीजे अभी आते हैं और तेजस्वी ने गलत ही डिसीजन लिया और न लड़ के चुनाव, ये अच्छा डिसीजन किया। मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ लोगों को देखा तो वो कह रहे हैं कि एमआईएम से समर्थन लिया, ये एक नाराजगी की वजह हो सकती है कांग्रेस और जो एक मुसलमान विधायक आरजेडी के नहीं। फैसल के मामले में अगर आप देखें तो क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी एक मामला चल रहा है वो उनके चुनाव को लेकर, और पवन जायसवाल ने उसमें केस किया हुआ है उनकी वोटिंग को लेके कि किस प्रकार से वोटिंग में उसमें गड़बड़ी हुई थी, इस तरह के आरोप लगाते हुए। तो शायद उनको ये दिख रहा होगा कि आगे का मेरा फ्यूचर कैसा होना है, अगर कोर्ट में कुछ खराब डिसीजन गया तो बेहतर है कि सत्ता पक्ष के साथ रहें। इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, और उसमें खासतौर पर जब कम्युनिकेशन ना हो कांग्रेस के हिसाब से। सर आप देखें तो जैसे बिहार में भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, आरजेडी का कैंडिडेट था, कांग्रेस को सपोर्ट करना था। उड़ीसा में भी बीजेडी का कैंडिडेट था, कांग्रेस को सपोर्ट करना था। तो अपने एलाइज के लिए उस तरह का एफर्ट लगाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई। हरियाणा में क्योंकि उनका अपना कांग्रेस का कैंडिडेट था तो वहाँ पर उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया, वहाँ के विधायकों को लेके जाया गया दूसरी जगह। लेकिन क्योंकि बाकी दोनों जगह पे एलाइज, हालांकि बीजेडी समय समय के हिसाब से रहती है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि बीजेडी को वो सपोर्ट करेगी। उनके 14 विधायकों के लिए एक तरह से व्हिप भी दिया गया था। बावजूद इसके कम से कम 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। और बीजेपी के हिसाब से आप देखें तो चौथी सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, दिलीप रे इंडिपेंडेंट, उनको सपोर्ट कर दिया था। दिलीप रे की ऑलरेडी एक अच्छी छवि रही है। तो अपना संख्या बल राज्यसभा में किस प्रकार से बढ़े, ये बीजेपी का टॉप लीडरशिप हमेशा कोशिश करते हुए नजर आती है। कहीं से उनको कोई स्कोप दिखे ना कि राज्यसभा में ये एक सीट हमें मिल सकता है, तो उसके लिए वो पूरी ताकत लगाते हैं। जहां जहां दिखा उस हिसाब से उन्होंने एनर्जी लगाई। वो एफर्ट कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आता कि किसी प्रकार से बीजेपी का संख्या बल राज्यसभा में ज्यादा बढ़ने ना पाए, उसके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप कुछ एफर्ट कर रही है, वो एकदम से नजर नहीं आती। उसका फायदा वो लोग ज्यादा उठा लेते हैं। और कांग्रेस के पास इतने सांसद हैं कि अरे क्या हुआ, एक आधा जीत जाएंगे फालतू, तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब जोर लगाना चाहिए उल्टा कांग्रेस को। लेकिन सौरभ जी देखिए, इसके पीछे एक और स्ट्रेटेजी यदि यह कहें कि यदि कोई आने को तैयार है, अपने आप मान लीजिए कहीं भी दूसरे देश भी हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, उसी तरह से बीजेपी के लिए जो कुछ बड़े ऐसे बिल पास करना है राज्यसभा में जितना अधिक समर्थन मिल सके। लोकसभा में तो पर्याप्त है ही एनडीए का, समान नागरिक संहिता वाला मामला है, या जब भी ऐसे कुछ बड़े क्रूशल बिल पास चुनाव से पहले एक चुनाव, कोई आश्चर्य नहीं है यदि मोदी जी क्या सरप्राइज देंगे यदि एक चुनाव वाला जो मुद्दा उसका फेज वाइज हो क्या हो। इसलिए राज्यसभा के बहुमत पे खाली जोड़ तोड़ नहीं सोचिए,
जो अच्छा किसी को लगता हो मेरा भविष्य होगा बीजेपी के साथ, यदि आने को तैयार है किसी भी कीमत पर, और यदि उसको लगता है कि मेरा अच्छा है, तो बीजेपी क्यों नहीं स्वागत करेगी, और ये कोई सौदा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन में अच्छा ठीक है आपको देखा जाएगा, कुछ हो सकता है आपको होगा कहीं, आप किसी जगह आपको वहाँ पर ये जिम्मेदारी संगठन की दे दी जाएगी, यदि ये भी कोई वायदा करते हैं, और राज्यसभा में उस तरह से जो बहुमत ज़्यादा बढ़ेगा। आप देखिए ये रणनीति केवल एक चुनाव की नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना है कि 2029 से पहले कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम जो 370 उठाए गए भारत के इतिहास के लिए, ये और भी आप देखिएगा। मैं आज ये नहीं बता सकता कौन सा, क्योंकि हम लोग कोई रणनीतिकार नहीं है, लेकिन उसको मैं वाच करने के नाते कह रहा हूँ, या जो बातचीत से लगता है कि उनके एजेंडे को उन्होंने कोई सोच ही नहीं सकता कि 370 हो पाएगा। ऐसे और बड़े काम होने हैं, ऐसे और वहाँ एक सांसद काम उसमें, हाँ एक सांसद के काम आएगा। वो बड़ा काम सौरभ ये है कि 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वुमेन रिजर्वेशन लागू होगा। हालांकि फैसला तो पहले किया जा चुका है, लेकिन उसमें बड़ी समस्या ये थी कि परिसीमन के बाद उसको होना था, और परिसीमन वो होता नजर नहीं आ रहा है। तो अब सरकार ये सोच रही है, उसके लिए कोशिश शुरू भी हो गई है कि एक नया कानून उसमें लेके आए जिसमें ये व्यवस्था की जाए कि बिना परिसीमन के ही रोटेशन के आधार पर वो व्यवस्था करते हुए वुमेन रिजर्वेशन कर दिया जाए अगले लोकसभा चुनाव में। वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि बहुत सारे दल ये है जो खासतौर पे क्षेत्रीय दल वो ये नहीं चाहेंगे, लेकिन पब्लिकली वो इसका विरोध कर नहीं सकते, लेकिन हाउस में वो जाके जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो बिल पास ना हो पाए। तो उस लिहाज से तरीके से उसको मतलब पास करना पड़ेगा ना, फिर से पास कराना पड़ेगा। अभी तो कानून ये है कि परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, तो उस कानून को अगर आपको रिप्लेस करना है तो ये व्यवस्था करनी होगी कि परिसीमन के बिना ही महिला रिजर्वेशन लागू हो, और वो होगा सौरभ। उसके लिए सरकार बहुत गंभीर नजर आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है कि बिना परिसीमन के रोटेशन बहुत लंबा समय वो विचार है, हाँ वो विचार है कि 2029 में ये व्यवस्था हो, नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं। और ऑलरेडी बाकी दलों से इस बाबत सलाह मशविरा शुरू हो चुका है, उनको रीच आउट किया जा रहा है कि आप आसानी से सहमत हो जाएं। दल ऊपर से तो दिखेंगे कि भाई कोई पब्लिक में ये नहीं चाहेगा कि इसका विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ ना कुछ लूपहोल निकाल के उसमें वो चाहेंगे कि अड़ंगा डाल दें किस तरीके से। खासतौर पर क्षेत्रीय दल तो एकदम से नहीं चाहेंगे। ये भी बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, एक अजीब सी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। अभी राहुल गांधी के पीछे के एक दो बयान ही आप देख लीजिए। अब वो पार्टी चला रहे हैं कि एनजीओ। उन्होंने कहा कांग्रेस को अमीर पार्टी बनना ही नहीं है, हमारे नेता अमीर हैं, हम पार्टी गरीब है, हमें गरीबी पार्टी रहना है। फिर वो कहते हैं कि ये मुझे तब समझ में आया जब हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए 2024 के इलेक्शन से पहले, और फिर भी हमारी इतनी सीटें आ गई। तो फिर इलेक्शन कमीशन को काहे के लिए दोष देते? इलेक्शन कमीशन भी वही था, फिर भी आपकी 99 सीटें आई थी। तो उसको भी कह दो कि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, जनता ने मन बना दिया तो फिर दे ही देती है वोट। राहुल गांधी के यदि स्पीच के ऊपर कॉफी विद कुरुक्षेत्र पे आप प्रोग्राम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं। 365 दिन के लिए आपके पास है। राहुल गांधी को जब कांग्रेस नहीं समझ पा रही है तो हम आप मिलकर नहीं समझ पाएंगे, और यदि कांग्रेस समझ जाती और कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ जाते तो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। यदि एआई में उनको इस तरह से हंगामा करने के बाद भी उनको ऑप्शन दिखता है तो आप अब सोच लीजिए कि उनकी पॉलिटिक्स कहां जा रही है। यदि देश में गैस संकट, तेल संकट की संभावना जो व्यक्त है कि भाई युद्ध में ऐसा हो सकता है, उसको लेकर आप राजनीति करने निकलेंगे तो आम जनता आपके पीछे खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि आम जनता को समझ में आ रहा है कि ये परिस्थितियां हैं और हमें ये झेलना पड़ेगा, विश्व झेल रहा है, लेकिन आप उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी एक अपने आप में अध्याय है, एक पाठ है, एक सब चीज कर सकते हैं, जिनको समझना शायद हम लोग ऐसे लोगों के लिए असंभव सा चीज है। जिस अभी राज्यसभा की आप चुनाव की बात कर रहे थे, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि जिस स्टेट में कांग्रेस आने की स्थिति में भी है वहां भी इनका एफर्ट नहीं दिख रहा है कि हम किस तरह से चुनाव में आए। कभी वो तमिलनाडु में जाके फंस जाते हैं, कभी केरला में उनको नहीं समझ में आता है कि क्या करें, असम के लिए उनके आप भेज देते हैं। एक राज्य में उनको उम्मीद थी आने की जी, उसके सर्वे में भी आपने उनको हरा दिखा दिया। मैंने बोला कि जनता से ज्यादा कांग्रेस को लोग हरा रहे हैं। मैंने कल बोला है आपके चैनल पे कि कांग्रेस के नेता नहीं चाह रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस जीते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी नाराजगी जो है
इनके वेणुगोपाल जी को लेके। और और वो आपने भी, आपके सर्वे में भी नजदीकी मामला है, नजदीकी मामला है। कुछ हो जाए। अरे वो तो 10 साल का इतना बड़ा इंडिया इनका बहुत बड़ी बात बना हुआ 10 है, साल उनकी और सरकार उसके बाद आप नहीं लेकर आ रहे हैं सत्ता में आ रहे हैं कांग्रेस, तो ये बड़ी बात है। एक बार बंगाल की आपको अपडेट भी दे दें। बंगाल में खबर यह है कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है 144 उम्मीदवारों की, और उसमें भी हेडलाइन ये निकली है कि ममता बनर्जी की 2 सीट जहां से वो पिछली बार लड़ी थी, एक जीती एक हारी, भवानीपुर और दूसरा नंदीग्राम, उन दोनों सीट पर शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने उतार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और वो एक बहुत बड़ा अपसेट उन्होंने किया था और चुनौती दे के हराया था कि अगर मैं ममता बनर्जी को नहीं हरा पाऊंगा नंदीग्राम से तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और उन्होंने हराया। और अब फिर उनको पिच किया गया है दोनों सीटों पर ममता बनर्जी के सामने। लेकिन अब इससे मुझे जो समझ में आया कि भाई अब बीजेपी के जीतने की परिस्थिति में सीएम फेस ये नहीं तो और कौन। उसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है सौरभ। शुभेंदु अधिकारी के पीछे तो पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, पार्टी का टॉप लीडरशिप पूरी तरह से खड़ा है, और पार्टी को यही लग रहा है कि शुभेंदु ही ऐसे हैं पिछले आप देखें 1.5 साल में कि वो ममता बनर्जी को रोकने का मुद्दा रखते हैं। इसमें लिस्ट को हिसाब से अगर आप देखें तो आमतौर पर सौरभ ये होता था कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में टीएमसी पहले लिस्ट देती थी, बीजेपी वेट करती थी और फिर उसके आधार पर रणनीति बनाती थी। इस बार बीजेपी थोड़ा एग्रेसिव मोड में, फर्स्ट मूवर, कि हम तुम्हारा वेट करने की जरूरत नहीं है, टीएमसी की सूची कल आ रही है। बीजेपी ने आज ही अपने 140+ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। दूसरा, शुभेंदु का ये दोनों जगहों से कैंडिडेचर अनाउंस करना, वो अपने आप में ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर है कि अब वो भी सिर्फ भवानीपुर ना आए, वो भी अब नंदीग्राम आए, दोनों जगह लेके आए। भवानीपुर के हिसाब से आप देखें तो ममता बनर्जी 2011 का इलेक्शन वहाँ से लड़ी थी पहली बार, जब विधानसभा लड़ी, तो जब मुख्यमंत्री बनी तो वो विधायक नहीं थी। फिर वहाँ के विधायक ने, भवानीपुर के विधायक ने इस्तीफा दिया, वो विधायक बनी और वो एक तरह से टीएमसी के गढ़ के तौर पर रहा। पिछली बार जब नंदीग्राम वो चली गई थी तो वो भवानीपुर से नहीं लड़ी थी, वहाँ चुनाव हारी, भवानीपुर के कैंडिडेट को इस्तीफा दिलाया गया। उस पूरे कंस्टिट्यूंसी को सर अगर देखें तो कोलकाता के, साउथ कोलकाता की वो सीट है, तकरीबन 2 लाख के आसपास वहाँ पे वोटर होंगे। इस बार के SIR में 41,000 वोटर वहाँ से डिलीट हुए हैं, 70,000 के आसपास वहाँ पे मुस्लिम वोटर हुआ करते हैं। हालांकि नंदीग्राम से भी 11,000 वोटर, लगभग 10.5 से 11,000 के आसपास डिलीट हुए हैं, लेकिन 41,000 बड़ी आबादी है, के हिसाब से बहुत बड़ी, 2 लाख लगभग कंस्टिट्यूंसी है, 2 लाख की। और वहाँ पे जो मुस्लिम 60 से 70,000, 1 लाख के आसपास बंगाली हिंदू, खासतौर पे भद्रलोक वाली कम्युनिटी, इसके अलावा मारवाड़ी, सिंधी, इस तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे। लगभग 8 वार्ड सौरभ उसमें होते हैं, 4 से 5 वार्ड ऐसा है जिसमें ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा वोट लेके आ जाती हैं, 3 वार्ड ऐसा है जहाँ पर बीजेपी अच्छा करती है। तो इस बार के इलेक्शन को अगर आप देखें तो भवानीपुर भी क्लोज कंटेस्ट हो सकता है, सेफ नहीं है ममता बनर्जी, बहुत सेफ नहीं है। और एक प्रेशर तो, साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे कहते हैं, वो तो डाल ही दिया शुभेंदु अधिकारी ने। और जो खबर है बंगाल से, बंगाल के चुनाव को लेकर कल चुनाव अनाउंस हुए हैं और आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनाव आयोग ने कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, उनको वहां से जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, ये हटाए गए तो ये अब चुनावी ड्यूटी में कहीं लगेंगे ही नहीं, पूरे इलेक्शन में कहीं इनको नहीं लगाया जा सकता। आज ये पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि टीएमसी ने वॉकआउट किया कि मुंह अंधेरे रात के वक्त ऑर्डर निकाला गया और इतने बड़े पैमाने पर आपने ब्यूरोक्रेटिक शफल कर दिया। कोई नई बात हुई है सर? नहीं, पहले भी होता है इलेक्शन कमीशन, और जबकि पूरे बायस दिखते हैं। आप देखिए कि जिसके लिए ममता बनर्जी पुलिस वाले के लिए जाकर के खुद धरने पर बैठ जाए अपने अधिकारी के लिए, ये भारत के इतिहास में अपने आप में घटना होगी। चीफ मिनिस्टर जो सेंटर का, देखिए ये सेंट्रल सर्विसेज के लोग होते हैं, उसमें वैसे भी देखा जाए तो जो सीनियर IAS हैं, दूसरे लोग हैं, उनको तो सेंटर के साथ साथ उसका काम दोनों चलता है, कभी यहाँ आते हैं कभी वहाँ जाते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हर बार आपत्ति करने को तो आप कहें कि क्यों किया गया। और कांग्रेस रिजिम में भी बदलते थे, ऐसा भी नहीं कि इसी रिजिम में बदलते हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता। लेकिन क्या है कि आपको खाली जब वो तो विरोध करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन सरोज जी आप फिर देख रहे वहाँ पर तो आप कांग्रेस का नाम ही नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी का। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब है नहीं सर, वहाँ कहाँ से? नहीं, राजीव गांधी जब वहाँ गए थे, चाहे CPM थी, तो हेडलाइन बनाया गया था कि भाई राजीव के लिए लाल सलाम, मतलब लेफ्ट पार्टी के उस गढ़ में भी। तो अब यदि उसी हिसाब से देखें तो राहुल गांधी कहाँ है? मैं इसलिए उसकी तुलना कर रहा हूँ, मतलब आई वॉज प्रेजेंट उस समय भी, मैं नवा टाइम्स में था, इसलिए मैं आज उस हेडलाइन को याद है। तो आप ये बताइए कि आज आप कांग्रेस इस परिस्थिति में है कि उसको कोई, हम सिर्फ बीजेपी और टीएमसी की चर्चा करेंगे, ज़्यादा कहेंगे ओवैसी कितना वोट काटेंगे। ओवैसी को 5 सीट दिए इन्होंने, कांग्रेस को कितनी दिया हमने? कांग्रेस को तो सीट ही नहीं दिया मैंने, बताइए मैं तो बंगाल में 5 सीट दिए इन्होंने, अदर्स में डाल के रखा हूँ ऐसे, चूंकि मुझे तो ये वैसे हर बार रहे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो। मैं हमारे
सब साथी है, बड़े अच्छे सभी लोग ओपिनियन पोल करने वाले, करोड़ों रुपए कमाते हैं, हम लोग उतना नहीं कर सकते कि हम ये कह रहे हैं अरे ये नहीं, जो भी मतलब सभी बड़े बड़े नहीं, मैं जानता हूँ सर इतना ज़्यादा हैवी रेट होता था, मतलब मुझे जब मैं मैगजीन अखबारों में रहा हूँ, ये इतना तो चूंकि बाद में आए, लेकिन कई अमेरिकन एजेंसी, ब्रिटिश एजेंसी, और तो इसलिए ये कहना कि कोई सरप्राइज नहीं है कई इलेक्शंस में जो पहले कहा जा रहा है, चूंकि अभी और भी टाइम है, राहुल गांधी जो बेड़ागर कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि सचमुच में जो क्या है मुक्त होने वाला, जो सबसे ज़्यादा हमारे असम के मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये असम में भी इन्होंने 100 सीट दिया बीजेपी को इस बार, 50 से बढ़ के, हाँ वही लगभग 100 के आसपास आपने दिया है। एक लाइन कर दूं, मेरा कहना था कि जिस तरह से ये किए जा रहे हैं, लगभग जैसे कहते हैं पाखंड, जो आप कहते हैं गरीब वाला, इसलिए जोड़ना चाहता था, रहेंगे वो जेट से ही चलना है, माता जी भी कहती भाई कैसा ना हो कोई ऐसी बल्द घुमा, लेकिन उसके बाद भी वो चलना उसी तरह से है, बिल्कुल बिस्लरी वाटर हर जगह, वो पार्लियामेंट में भी होंगे तो बिस्लरी वाटर ही ढूंढते रहते हैं, पानी कभी वैसे नहीं पिएंगे ग्लास वाला। किसके साथ, राहुल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो आपने अभी जो कुछ कहते हैं वो एनजीओ से पार्लियामेंट की सीढ़ी पर बैठ के गरीब आदमी की तरह प्लास्टिक वाले कप में चाय जिसमें हम लोग बात करते हैं, कभी जाते हैं तो बिस्किट भी मुझे नहीं पता वो पार्ले जी, लेकिन आपने उनके वो नहीं देखे जब खेतों में जाते थे, आम आदमी लग रहे थे, वो खेतों में जाते थे तब आपने बिस्लरी ध्यान नहीं दिया था, वो पुराना बायोटिकल वाली जो कहीं से वो वीडियो है अवेलेबल। अच्छा, बंगाल में दो बातें और ये थोड़ी सी मतलब अलग हैं। 2 लाख मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो हैं वो लगेंगी बंगाल के अंदर। एग्जैक्टली अगर देखें तो 2000 कंपनियां जो हैं वो मांगी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और सीधा सीधा एक कंपनी में 100 जवान मतलब 2 लाख कर्मचारी, 2 लाख सुरक्षा बल जो है वो लगाए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने एक बात और एक जानकारी और मांगी है पश्चिम बंगाल सरकार से कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कौन कौन से पुलिस अफसर जो हैं वो पोस्ट पोल वायलेंस जिनके इलाके में हुआ है, प्री पोल पोस्ट पोल दोनों, उनकी जानकारी भी मांगी है। ये भी नया है। और इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी क्यों लगाने पड़ रहे हैं? सरोज जी, जिस तरीके से बंगाल में 2 फेज में, चूंकि इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, मैं कल बहुत सारे चैनल को देख रहा था और उस पर डिस्कशन हो रहा था, और तृणमूल कांग्रेस ने तो इसको मुद्दा भी बनाया था कि भाई 7 फेज पे आप कहते हैं कि बंगाल आसान था। और देखिए जितने फेज पे इलेक्शन होता वहां पे, आपको मैं बता दूं कि ये बोगस वोट करने वाले के लिए उतना आसान होता है जी। अभी बार बार ये जितने ज्यादा फेज में, जितने फेज में, चूंकि यहां से करते थे और वहां चले जाते थे, और ये बुरका का कमाल था। एक ही व्यक्ति यहां बुरका में देता था, और जो अभी आ रहा है 68 लाख के करीब जिस पे कर रहे हैं, 6.5 लाख डेली करीब जो जुडिशियल अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो सारे निपटा रहे हैं इनको लेके, SIR को लेके। ये सौरभ जी आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा जो चीज है, सर एक मिनट में खबर आ गई है जिसका हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। बिहार के राज्यसभा चुनाव की 5 उम्मीदवार एनडीए के जो हैं वो जीत गए हैं यहाँ पर। मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी जीत गए 5वीं सीट में। वोट के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार को 44 प्रथम वरीयता के, नितिन नवीन को 44, रामनाथ ठाकुर को 42, उपेंद्र कुशवाहा को 42 और शिवेश राम को 30 वोट मिले। उसके बाद द्वितीय वरीयता के जो मत हैं उसके आधार पर शिवेश राम को 5वीं सीट शिवेश राम जीते हैं। ये वजह सौरभ ये है कि कुछ वोट एक्स्ट्रा दिलवाए जाते हैं, जो रिक्वायरमेंट था, जैसे 4 के गायब होने के बाद तो 40 की जरूरत थी, लेकिन 44 फिर भी दिलवाया गया इस लिहाज से कि बाई चांस कोई वोट इनवैलिड हो गया हो या कोई इस तरह से चीज़ हो जाए तो बड़े नेताओं में रिस्क नहीं लेते हैं, फिर उसमें सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर। तो इन नेताओं को भी जो 44 दिया गया, बाकी सेकंड प्रेफरेंस में शिवेश राम को ज़्यादा वोट देकर फर्स्ट प्रेफरेंस उनको 30 मिला, सेकंड प्रेफरेंस में वो आसानी से जीत गए। तो 5 की 5 सीटें एनडीए को। तो ये मतलब लग ही रहा था, यही होना भी था। खबर तो पहले आ गई थी, एक औपचारिकता थी कि इसकी अनाउंसमेंट हो, और मतलब अब इसके साथ ही नीतीश कुमार, नितिन नवीन, ये दोनों भी राज्यसभा पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब फिर ये बता दीजिए नीतीश जी का इस्तीफा कब होगा? नीतीश जी का इस्तीफा होगा 9 तारीख तक, तो जो राज्यसभा का कार्यकाल है ना उसके बाद चल ही रहा है वो। हाँ, तो वो 10 के बाद, और जो मुख्यमंत्री बनेंगे अगले, जेडीयू की इच्छा है कि 10 के बाद हो, बीजेपी की इच्छा है कि 22-23 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। तो उन दोनों पे अभी तारीख कोई मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू का ये मानना है कि 10 तारीख के बाद ही होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि डेट बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। नाम एक दिन बताया जाएगा शो करके तो नाम को इससे मत डालिए, नाम बताया जाएगा। हाँ मनोज जी, बिहार पे बता दीजिए पहले। नहीं, बिहार पे देखिए जो अभी आया रिजल्ट, उससे किसी को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। ये बात क्यों पूछूंगा आपसे? नहीं तो नाम तो शायद मुझे लग रहा है कि जितने भी स्टेट में, मैं भले सर्वे में सफल हो जाता हूं, लेकिन जब भी नाम की बात आती है मैं फेल हो जाता हूं, इसलिए नाम नहीं लूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे उम्मीद से एकदम परे वो रिजल्ट आता है।
तो उसको नहीं है। देख लीजिए, किसी का काम खराब करना हो तो ले लीजिए ना। ये बात करनी पड़ेगी। तो मैंने एक बात रुक गया था, तीन बंगाल नाम पे वाला। चर्चा हो रही है, इतना जरूर अभी के हाँ, लिए आप बता कह दीजिए, सकते हैं कि बताइए। 3 नाम ऐसे हैं जिन पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। उसके बाद उन 3 नाम में से 2 पहले आया जाएगा, 2 के बाद एक पर तीन भी तो आया बता जाएगा। दीजिए। अभी थोड़ा रुक लेते हैं क्योंकि फिर तीसरा बताना पड़ेगा ना। तीसरा नाम जैसे आप जानेंगे तो वो नाम ऐसा है जो कि छुपा हुआ नाम है। इसमें सरप्राइज है, मतलब एक नाम सरप्राइज एक नाम सरप्राइज है और वो बहुत सीरियस नाम है। तो इसीलिए मैं सरप्राइज की तरफ जा रहा हूँ। आप बंगाल वाली बात अपनी पूरी हाँ, कर बंगाल लीजिए। मैं में। कल से 2-3 वीडियोस ऐसे देख चुका हूं मेरे फोन पे जो आए, इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जीतेगी टीएमसी जी, लेकिन लोग बीजेपी के साथ हैं। तो उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए, जो 68 लाख वोटर हैं, लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी बार बार बोलती है ये कि भाई घुसपैठी है, निकालती क्यों नहीं है। मैं सौरभ जी आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका था कि ये जो 68 लाख हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एसआईआर में नाम पकड़ा गया है कि भाई ये हैं कि नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए वो लोग हैं जो भारत के बहुत सारे सेंट्रल में चले गए हैं और उनका वोटर आईडी में नाम है और उनका आधार भी बना हुआ है। वोट भी डलेगा। अब वो डरे हुए हैं, जो बार बार बीजेपी चिल्ला रही है कि भाई हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। उनको लगता है कि मैं यदि वोट देने इस बार आया और बीजेपी इतना एग्रेसिव है, यदि हम पकड़े गए, मेरी आइडेंटिटी पकड़ी गई, मेरा परिचय पकड़ा गया, तो कहीं मुझे बांग्लादेश ने भेज दिया जाए। तो इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे। तो फिर कहिए कि टीएमसी क्यों उससे एग्रेसिव है भाई उनके नाम जुड़वाने के लिए। देखिए, इस बार एक चीज और आ रहा है कि सारे के बुर्के हटाए जाएंगे और उनसे मैच कराया जाएगा। यदि ये होता है और ये लोग नहीं लेकर आ रहे हैं, तो मैं जो 115 दिया हूं तो शायद मैं यहां गलत हूं। बीजेपी के लिए जो 115 दिया हूं वो शायद मैं गलत हूं। ये टफ स्टेट जो 150 मतलब मैजिक हाँ, नंबर पहुंच सकती है। नहीं, उस- हंग उस असेंबली परिस्थिति जाएगा, में। हंग असेंबली तब भी हंग होगा। हंग होगा। हम कौन कराएगा? अब हंग तो बीजेपी और दोनों रहेंगे बहुत नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरा होना चाहिए ना। नहीं हो कराने तो के लिए। दोनों में होगा। अब जहां टूटे देखिए क्या होगा। सर आप सहमत हैं इनके सर्वे से? फाइनल मैं कमेंट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो बाद वाला जो बात ये कह रहे हैं कि क्या होगा उसके बाद भी, क्या टीएमसी से भी तो कुछ लोग आ जाएंगे। आप याद करिए कि कई लोग लेफ्ट वाले इस तरह ममता के साथ चले गए थे एक समय में, तो उसी तरह से ममता के भी कई लोग जो अंदर से भी विचलित हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में ऐसा होता है ना, जो आपको हम यहाँ बैठ के नहीं हो सकता सर्वे में इनको जब मिला हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। हंग होने के बाद तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी ना, तब बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ठीक से चुनाव हो, हिंसा को जहाँ तक रोका जा सके, और जो डरा डरा करके गांव के गांव, भाई आप यदि कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर पर यदि पूरा बांग्लादेश बसा के रखा है तो उसको कंट्रोल, वहां पर तो हिंसा नहीं हो। जी बिल्कुल। उसको सुनिश्चित करने की कोशिश लोग नहीं होती बहुत है। से लोग का ये कहना है कि भाई अगर हिंसा से हमको प्रोटेक्शन मिले तो फिर बहुत से ऐसे लोग भी जो हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं जब तक नहीं सेकंड जाते। में बात बता रहा हूं कि ममता ने पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ी, एक जगह से हारी और फिर आके भवानीपुर जीती। इस बार वो करे कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी, भले ही एक वोट से जीतूंगी। हाँ, अच्छा ठीक है। अब सोचिए कि नहीं, भवानीपुर की बात कर, अब करे कि एक सीट से भी जीतूंगी, मैंने एक वोट से भी जीतूंगी। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में 3 बार हुआ, 2 बार कर्नाटका में, राजस्थान में, और 1 बार हुआ कि एक एक वोट से लोग जीत कर आए हैं। तो यदि जो इतने मार्जिन से जीत कर आया और वो करा कि मैं जीतूंगी जरूर चाहे एक वोट से, तो आप बात को समझ रहे हैं। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस बार भी 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रही। और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उन्हीं को घेरने की कोशिश किया कि उनके टेंशन को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, अब आप जब अगला सर्वे मनोज जी करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा किसकी तैयारी कैसी है। ये जो आपने बताया, ये इन फैक्टर्स का ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया तैयारियों में। आज समय इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, मनोज जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका। आप देखे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।